तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो 12th क्लास की जो हमने ट्वेल्थ एग्रीकल्चर की जो क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी रेगुलरली, उसमें थोड़ा जेट एग्जाम को लेके थोड़ा सा बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था, उनको कंटिन्यूस नहीं रखा था। और फिर जैसे जेट से फ्री हुए एक दो दिन तबियत खराब हो जाने के कारण नहीं कर पाया था। तो राजेश भाई जो एनालिस्ट राजेश शर्मा नोर हनुमानगढ़ भाई, अभी मैंने बोला था कि मैं इस अक्टूबर महीने में इस मंथ के अंदर आपका एक जो भी सब्जेक्ट है एक उसका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा 12th वालों का। तो पहले अपना एग्रीकल्चर का करते हैं, बाकी इसके साथ साथ मैं ना बायोकेमिस्ट्री का जो भी जितना हो पाएगा मेरे से उतना अपन टाइम निकालते रहेंगे। बाकी इस महीने में ना एग्रीकल्चर का अपना कंप्लीट सिलेबस करने वाला है। अगर आप चैनल के पेज पे नए व्यूवर्स हो और अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि एग्रीकल्चर की क्लास है केवल एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर पास आउट करने के लिए नहीं चलाई हुई ये क्लासें हैं कि आप विथ 12th आप जो भी यूजी के लिए जो एग्जाम दोगे, जेट आईसीआर वीचू जो भी दोगे आप उसको क्रैक कर पाओ, उसके लिए उस अकॉर्डिंग अपन स्टडीज कर रहे हैं। तो मैं बता दूं अपने क्या क्या पढ़ लिया है। पहले जो बैक क्लासेस थी सारी, तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं पहले आपके 12th एग्रीकल्चर की। तो 12th एग्रीकल्चर में आपके सिलेबस के अंदर 3 यूनिट दे रखी है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आपकी बुक है ये वाली दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें सिलेबस के अंदर 3 यूनिट दे रखी है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, इकाई सेकंड और इकाई थर्ड, ठीक है। इकाई जो फर्स्ट है उसमें अपना एग्रोनॉमी, सोयल और ये चीजें दे रखी है। तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर आपके 6 लेसन दे रखे हैं। जो यूनिट फर्स्ट है 12th की उसमें 6 लेसन दे रखे हैं। उसमें पहला जो लेसन है वो हमने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। जो पहला लेसन है यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट लेसन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। जिन भी भाइयों ने नहीं देखा ना, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल समझा के बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझाते हुए करवाई मैंने वो क्लास है। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है मेरे एक बार रिक्वेस्ट है उनसे कि जो ये एग्रीकल्चर 12th की जो प्लेलिस्ट है जितने भी क्लासेज हो चुकी है उसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार चेकआउट जरूर करोगे। अब आज अपन बात जो करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट जो आपकी है एग्रोनॉमी, उसका जो छठा लेसन है फसलों उत्पादन, उसमें क्या क्या पढ़ना था अपने को कि राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार नीचे दी गई फसलों के निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करना था, जिसमें उसकी सीड रेट का हो गया था, क्लाइमेट का हो गया था, सुटेबल सोइल का हो गया था, और जो फीड मैनेजमेंट है, यील्ड है, जो उपज है, वो सारा कुछ देख रहे थे। तो उसमें भी हमने जो आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है अनाज वाली फसलें, देख पा रहे होंगे आप अनाज वाली फसलें। तो इस अनाज वाली फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा ये हमने कर लिया है। जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो एक बार देख ले। आज जो इसका लास्ट है अपना जो के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में फर्स्ट अपना जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अपन दलहनी फसलें करेंगे, ऐसे करके अपना ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड यूनिट हॉर्टिकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में जो आपका सेकंड यूनिट है हॉर्टिकल्चर, उसको अभी तक हमने नहीं छेड़ा है। बाकी यूनिट जो थर्ड है यूनिट सी जो पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री आपकी दे रखी है, उसमें आपके 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है 12 नंबर का कि पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व। एनिमल हस्बेंड्री में जो लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट है उसमें मैनेजमेंट की चीजें दे रखी है, उनके फूड के बारे में दे रखा है, वो चीज हमने कर ली है। ये भी आपको इसी प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगी। बात करते हैं 13वां जो इकाई थर्ड में जो आपका 13वां लेसन है कि नस्लें, उसमें आपको गाय, भैंस, बकरी, भेड़ की करवा दी गई है। गाय, भैंस और बकरी, भेड़ और ऊंट 5 की दे रखी है। इसमें से 4 की मैंने करवा दी है। जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो एक बार जरूर देखे। और जो 5वां रहा है ऊंट, वो मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे ऊंट की नस्लों के बारे में। फिर इसमें रहता है अपने पशु रोग और दुग्ध विज्ञान। तो 2 क्लास का तो आपकी जो एनिमल डिजीज है पशु रोग वो है, और दुग्ध विज्ञान 2 क्लास की है। लगभग 5 क्लास और होगी आपकी। यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और यूनिट फर्स्ट अपने फर्स्ट लेसन और इतना कुछ कर लिया है। उसके बाद में अपन यूनिट सेकंड करेंगे। तो ये तो बात हो गई अपने सिलेबस की। जिन भाइयों ने नहीं देखा है, इतने दिन से स्टॉप थी अपनी क्लासें, आज कंटिन्यूस किए तो बताना जरूरी था, भूल गए होंगे सब। तो जो भी 12th वाले भाई हैं एक बार जल्दी से इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो इस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ कि आप जो बोर्ड है आपके जो बोर्ड एग्जाम उसमें तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, साथ के साथ आप जो आप यूजी कोर्सेज के लिए एग्जाम दोगे उसमें साथ के साथ सीट करेक्ट करो। ऐसे नहीं बीच में 1 साल का गैप ले रहे हैं, कोचिंग के ले रहे हैं, वो नहीं करने की जरूरत पड़े। उस हिसाब से आपको नोट्स, मैटर सारा कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस लेवल की मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा 12th बायोलॉजी की क्लासें हमने स्टार्ट कर रखी है, केमिस्ट्री की क्लासें स्टार्ट कर रही है, कुछ हमने कर भी लिया है। दोनों का लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, एक बार जरूर देखना। ठीक है राजेश भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ने वाले हैं अपन 12th एग्रीकल्चर की यूनिट फर्स्ट में जो की फसल है अनाज वाली में अपने बच रही थी, उसको करने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं जो के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ।
जो का जो बोटनिकल नेम है, क्रोमोसोम नंबर है, फैमिली है, सूटेबल सोइल है, क्लाइमेट है, सीड रेट है, उपज है, वो सारा कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, जो भी इम्प्रूव वेराइटीज़ है सारा। तो पहले बात करते हैं जो की, तो जो को अंग्रेजी में बार्ले बोलते हैं, BARLEY, बार्ले। और इसका जो बोटेनिकल नेम की अगर बात करें जोके की, तो जो का जो नाम है वो अपना हार्डियम वल्गेयर। हार्डियम आपको मैं बुक के साथ तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में कुछ चीज़ें जो मेंशन की गई है, जो जेट ICR के जो नोट्स है, मेरे जो BSc वालों को पढ़ाता हूँ मैं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, उनके जो नोट्स हैं उनसे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वैसे मैं बता दूं, अभी मैं जेट की क्लासें ले रहा था, कंटिन्यूस क्लासें नहीं ली, रिवीजन क्लासें ली थी, उनमें भी मतलब जिन रेगुलर स्टूडेंट है अपने, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो या क्लिप आप वीडियो में से देख सकते हो, ऐसे के ऐसे ऑप्शन उठ के आए हैं, मतलब जेट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें, कॉन्फिडेंट होकर पढ़ें, आपको कम लिखा दूंगा बट गलत नहीं लिखाऊंगा, अच्छी चीज़ें लिखाऊंगा मैं, तो आराम से पढ़ें। तो मैं एक बार निकाल लेता हूँ आपके बुक का, देख लेता हूँ कितना क्या लेवल दे रखा है, बाकी फिर करते हैं स्टार्ट जो की। इसके बाद में आपको ऊंट वाली मिल जाएगी। चलो जो का स्टार्ट करते हैं। नाम मैंने बता ही दिया, हार्डियम वल्गेयर, होर्डियम वल्गेयर, होर्डियम वल्गेयर, ये जो का बोटेनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है। मेरा 2, 3, 4 बार बोलने का एक ही मोटिव है किसी चीज को क्लास के अंदर, कि आपको साथ के साथ याद हो, आपको साथ के साथ याद हो, और इसी तरीके से अपने को पढ़ते चलना। टाइम बहुत कम बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने में आपका एग्रीकल्चर का मैं सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर अपन एग्रीकल्चर की जो पेपर्स है, जेट के पेपर प्लस जो बोर्ड एग्जाम की जो पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, वो सोल्व आउट करते रहेंगे, साथ में रिवीजन करते रहेंगे। बाकी केमिस्ट्री, जो कृषि रसायन विज्ञान है और कृषि जीव विज्ञान है, उसका देख लेंगे। तो जो का नाम हो गया अपना हार्डियम वल्गेयर। इसका जो फैमिली है वो क्या है, कुल जिसको आप बोलते हो, कुल या फैमिली, ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल। इसको ग्रेमिनी भी बोल सकते हैं और पोएसी भी बोल सकते हैं या घास कुल। आपको जो ऑप्शन में मिलेगा, कल को आप एग्जाम दोगे, अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो उनमें ये चीज़ों में कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, इनमें से कोई सा भी नाम आपको मिल सकता है। बाकी जेट में अगली बार जो भी क्वेश्चन आए ना, उनमें ग्रेमिनी नहीं बोला, पोएसी पूछा है, तो कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो मैं बता दूं ग्रेमिनी पोएसी और घास कुल एक ही चीज़ है। जो का जो अंग्रेजी में नाम है वो है बार्ले, और बोटेनिकल नेम जो है हार्डियम वल्गेयर है, और इसका जो कुल है वो क्या है, ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल, ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल। अब बात करते हैं जो के पुष्पक्रम की। तो जो का जो पुष्पक्रम है वो क्या है, स्पाइक, स्पाइक। जो का जो पुष्पक्रम है उसका नाम क्या है, स्पाइक। जो में जो पुष्पक्रम पाया जाता है स्पाइक प्रकार का पाया जाता है, गेहूं, जो, बाजरा। गेहूं, एक चीज बता दूं आपको, गेहूं, जो, बाजरा, इन तीनों में ही स्पाइक प्रकार का पाया जाता है पुष्पक्रम। ये बात हो गई, यहाँ पे स्टार लगा के नोट आउट कर लेना। राहुल यादव, आप भी नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, भाई ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए। जो अपनी बैक क्लासेस थी, रेगुलर स्टूडेंट है, ये भी बहुत ही अच्छे नोट्स मेहनत करके, बिल्कुल हैंड राइटिंग, बिल्कुल जो हेडिंग्स आती है वो डाल के अच्छे से बनाए हैं। ठीक है, तो आप भी बना ले साथ के साथ नोट्स, ये आपके 12th के साथ तो काम आएंगे, जेट में भी काम में आने वाले हैं। तो जो का पुष्पक्रम है वो मैंने बता दिया है, स्पाइक होता है। बात करें इसके फल प्रकार की, फ्रूट टाइप जो होता है वो कौन सा होता है, कैरियोप्सिस। फल प्रकार कौन सा होता है, कैरियोप्सिस। फल प्रकार कौन सा होता है, कैरियोप्सिस। ये बोर्ड का अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो आज की बात है, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो मैं बोर्ड अरेंज कर रहा हूँ दूसरा, तो उस पर यहाँ पे क्या थोड़ा देखने में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आज आप जैसे तैसे काम चला लें। जो, बार्ले, होर्डियम वल्गेयर, क्या नाम है, होर्डियम वल्गेयर नाम है। कुल क्या है इसका, ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल है। और जो इसका पुष्पक्रम है वो क्या है, स्पाइक है। और स्पाइक इसके अलावा किस किस का होता है, गेहूं, जो, बाजरे का भी जो पुष्पक्रम है वो स्पाइक होता है। बात करें इसके फल प्रकार की, फ्रूट टाइप की, तो जो का जो फल प्रकार है वो कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। नेक्स्ट चीज अगर बात करें इसमें अपन क्रोमोसोम नंबर की, तो कितना होता है, 2n बराबर 14, 2n बराबर 14। जो में जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या, वो भी कई बार पूछ लेते हैं कितनी होती है, 2n बराबर 14। तो ये तो हो गई इसकी नॉर्मल जानकारी, इसका नाम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, फल प्रकार, ये सारी चीजें। अब आता है इसका जो ओरिजिन स्पेस है वो,
ठीक है। तो जो का जो ओरिजिन स्पेस माना हुआ है इसमें, वो बाद में पहले इसका महत्व देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस जो आपकी 12th की बुक में दे रखा है इंपॉर्टेंस, वो चीज मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि जो रबी ऋतु में उगाई जाने वाली खाद्यान्न की प्रमुख फसल है, जो रबी ऋतु में उगाई जाने वाली खाद्यान्न की प्रमुख फसल है, रबी की है, ये चीज याद रखना। शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है जो है, रबी खरीफ जायद। ठीक है, तो जो किसकी है, रबी की फसल है, मुख्यतः खाद्यान्न में उगाई जाती है। नेक्स्ट चीज देखोगे, इसका प्रयोग मानव आहार एवं पशुदाने व चारे के लिए किया जाता है। हमारे देश में जौ का प्रयोग रोटी बनाकर तथा चने अथवा गेहूं के साथ मिलाकर रोटी के रूप में किया जाता है। जौ का प्रयोग अनेक औद्योगिक पदार्थ, माल्ट, शराब, बियर, पेपर, फाइबर बोर्ड आदि के लिए किया जाता है। जौ के दानों में 64 से 78% कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। जौ के दानों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है कितनी पाई जाती है, 64 से 78%। नोट आउट करोगे, अंडरलाइन कर लेना बुक से, 64 से 78% कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। इसका यूज मानव आहार में किया जाता है। प्लस आपने देखा होगा जौ का दलिया करवा के लाते हैं, गीला करके उसको सेक के जो होता है भैंसों को खिलाया जाता है, बंटा वो जिसको बोलते हो आप, बाट के रूप में, वो अच्छा होता है। और इसका यूज बियर बनाने में, जो फाइबर पेपर है वो बनाने में, माल्ट बनाने में, शराब बनाने में भी यूज किया जाता है, किण्वन करके, इसका फॉर्मेशन करके किण्वन। ठीक है, तो ये तो जौ की बात हो गई। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें 64 से 78% तक कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। जौ का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया। जौ का जो ओरिजिन स्पेस है वो क्या दे रखा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। और क्या लिखा हुआ है देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन, तिब्बत और नेपाल। दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या क्या है, चीन, तिब्बत और नेपाल दे रखा है। अगर आप इनमें से आपको जौ का ओरिजिन स्पेस पूछता है तो एक ही चीज मिलेगी ऑप्शन में, या तो चीन मिलेगा, या तिब्बत, या नेपाल। ऐसा नहीं तीनों चीजें मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, एक चीज आपको मिल जाएगी इनमें से। नेक्स्ट चीज देखते हैं जौ के बारे में। राजस्थान में जौ की खेती थोड़ी बहुत सभी जिलों में की जाती है, लेकिन जयपुर, अजमेर, दौसा, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में मुख्यतः की जाती है। कहाँ पे, जयपुर, भरतपुर, जो अलवर, दौसा है वहां पे मुख्य रूप से की जाती है जौ की खेती। जौ को गेहूं के साथ मिला के भी कुछ मात्रा में अपन जो आटा पिसवा के उसके साथ खाते हैं, बाकी चने के साथ भी जौ का मिक्स आउट करके अपन आटा पिसवाते हैं। तो ये तो चीज हो गई जौ का जो महत्व इंपोर्टेंस है उसके बारे में नॉर्मली। अब बात करते हैं कि जो है वो स्वपरागित फसल है। कौन सी है, स्वपरागित। क्या है, जो एक स्वपरागित फसल है। इसकी जो मेनली जानकारी है जो आपकी 12th की बुक में नहीं भी है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जो क्या है, एक स्वपरागित फसल है। बात करते हैं आगे जौ के बारे में। तो जौ का प्रयोग माल्ट, शराब बनाने में इतना हमने देख ही लिया। जौ के दानों में 12% तक प्रोटीन पाया जाता है। जौ के दानों में प्रोटीन कितना पाया जाता है, 12%। जौ के दानों में 12% तक प्रोटीन पाया जाता है। 64 से 78% तक क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। जौ का यूज मैंने बता दिया, स्वपरागित फसल है जौ। और इसका जो ओरिजिन स्पेस है दक्षिणी पूर्वी एशिया के चीन, तिब्बत और नेपाल क्षेत्र दे रखा है। तीनों में से एक चीज आपको ऑप्शन में मिल जाएगी पूछता है तो। जौ के आटे में ग्लूटीन प्रोटीन होने के कारण नहीं होने के कारण इसकी रोटी सरलता से पच जाती है। इस कारण डायबिटीज के रोगियों के लिए खाने की सलाह दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जौ के अंदर जो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटीन। गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है, जो हेक्साप्लोइड है आपकी, मैंने पढ़ा दी गेहूं, तो उसमें क्या पाई जाती है, ग्लूटीन। जबकि जौ के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, ग्लूटीन प्रोटीन नहीं पाया जाता है इसके आटे में। तो ग्लूटीन प्रोटीन नहीं पाए जाने के कारण इसकी जो रोटी है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, पाचन सरलता से हो जाता है। तो जो डायबिटीज के रोगी है ना उनको सलाह दी जाती है किसकी, कि वो जौ की रोटी खाएं, जौ के आटे की रोटी खाएं। तो उनसे क्या ना, उनका जो पाचन तंत्र है उस पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है, आसानी से वो पाचन हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट आउट करें आप, ध्यान रखें, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपन जौ के बारे में कि हार्डियम वल्गेर 6 कतार वाला होता है। जो हार्डियम वल्गेर है वो कितने कतार वाला होता है, 6 कतार वाला होता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें देखोगे कि लवणता व क्षारीयता के लिए एसेंशियल फसल है। लवणीय मृदाओं में भी हो जाता है और क्षारीय मृदाओं में भी हो जाता है जो क्या है, लवणीय व क्षारीयता मृदाओं के लिए एसेंशियल है। लवणता व क्षारीयता दोनों मृदाओं के लिए उगाया जा सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी फसल है जो लवणीय और क्षारीय दोनों मृदाओं के लिए एसेंशियल है, तो वो कौन सी है, जौ, हार्डियम वल्गेर बार्ले। ठीक है, ये नॉर्मली जानकारी हो गई। आगे अपन बात करें इसके बारे में तो इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है वो चीज़ देख लेते हैं। इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है, तो इसमें दे रखा है जौ के वितरण के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है।
राजस्थान की अगर बात करते हैं तो जयपुर मैंने बता दिया, जयपुर, अजमेर, दौसा, भरतपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। अगर इंडिया की बात करें तो जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, वो जो के अंदर आगे है, अग्रणी राज्य है यूपी जो है, जो के उत्पादन के अंदर अच्छा है। नेक्स्ट इसमें बात करें अपन इसकी क्लाइमेट की, तो शीतोष्ण, ठंडी व नम जलवायु। आपको पता है रबी की है, सर्दियों की है, तो इसको कैसी चाहिए, शीतोष्ण, ठंडी जलवायु चाहिए होगी। तो कैसी जलवायु चाहिए इसको, जो क्लाइमेट है इसके लिए सूटेबल जो क्लाइमेट है, शीतोष्ण, ठंडी और नम जलवायु, अच्छे अंकुरण के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छे अंकुरण के लिए। अंकुरण के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, अंकुरण जब इसका जर्मिनेशन होता है, जब इसका टेम्परेचर क्या चाहिए, बेस्ट टेम्परेचर जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बाकी रबी की फसल है, आपको मेनली रबी की जो है, जिनकी जितनी भी रबी की फसलें हैं ना, उनकी सबकी जलवायु सेम रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। शीतोष्ण, ठंडी और नम, बिल्कुल मतलब कूल वाली, ठीक है, ठंडी वाली। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें, अच्छी वर्दी के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 12 से 15 डिग्री, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। अच्छी इसकी जो ग्रोथ है, जो उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और जो जर्मिनेशन, अंकुरण है, उसके लिए कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। शीतोष्ण, नम व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, रबी की फसल है मुख्यतः। नेक्स्ट चीज इसमें देखते हैं, ये तो बात हो गई अपनी क्लाइमेट की, 12th की बुक में भी यही दे रखा है। जो शीतोष्ण जलवायु की फसल है, इसके लिए ठंडी और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, सूखा सहन करने वाली है, इसलिए 60 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। जो कि अच्छे अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तथा पौधे की वृद्धि के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस व परिपक्वता के समय 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। बालियां बनते समय अगर अधिक आर्द्रता हो तो रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। जब बालियां बन रही होती है इसकी, जब अगर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरमेंटल के अंदर आर्द्रता बढ़ेगी। एक चीज बताऊं, आर्द्रता जब बढ़ जाती है, नमी किसी चीज पे, तो उस पर फफूंद आने लगती है, या कवक, जीवाणु, वायरस जो भी है, उनका निर्माण उस पर हो जाता है, क्योंकि उनको एक सूटेबल क्लाइमेट मिल जाता है। तो ये भी यही चीज बता रहा है कि जब जो बालियां बनती रहती है ना, उस टाइम अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो उससे क्या होगा, इस पर रोग व्याधियों का प्रकोप अधिक हो जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखें। बाकी मैंने टेम्परेचर बता दिया, अच्छी वृद्धि के लिए 12 से 15 डिग्री और जर्मिनेशन के लिए 25 से 30 डिग्री। तो ये अपना क्लाइमेट का हो गया है। नेक्स्ट अपने इसमें आता है क्या, सूटेबल सोइल, मृदा एवं खेत की तैयारी, जो कि खेती के लिए बलुई दोमट एवं दोमट मृदा। कौन सी, बलुई दोमट एवं दोमट, बलुई दोमट व दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। बलुई दोमट व दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, लवणीय और क्षारीयता दोनों के प्रति सहनशील है। टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज बात करें इसमें, जो कि खेती हल्की लवणीय क्षारीय, जो कि खेती हल्की लवणीय क्षारीय भूमि में भी की जा सकती है, सूखे एवं क्षारीय दशाओं में, जो कि एकमात्र फसल जिसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मतलब जो सूखी एवं क्षारीय दशाओं में जो एकमात्र ऐसी फसल है जहाँ पानी भी कम है और क्षारीय भी है मृदा, तो जो को आसानी से आप उगा सकते हो इसको और प्रोडक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट चीज देखेंगे, खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 1-2 जुताई कर दें, सिंचित क्षेत्र में प्लेवा करके 2-3 जुताइयां देसी हल से करके। ये तो मिट्टी तैयारी की है, ठीक है। इसमें क्या क्या डालना है वो देख सकते हो आप, 12th की बुक में दे रखा है कि भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम एंडोसल्फान, जो भूमिगत, जो सोइल वाले जो कीट है उसकी रोकथाम के लिए 25 केजी एंडोसल्फान, ये उर्वरक वाला जो चैप्टर है ना आपके, कीटनाशक वगैरह जो है बीडी साइंस, वो बहुत अच्छे से अपन करने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं अपनी जो सीरियल वाइज चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंडोसल्फान 4% तथा क्यूनोल फोस 1.5, 1.5% का चूर्ण मिट्टी में डाल देना चाहिए। 1.5% के हिसाब से जो क्यूनाल फास आती है उसका चूर्ण मिट्टी में मिला देना चाहिए। इससे क्या है, जो भूमिगत जो रोग है, जो मृदा से होते हैं बाई, जो सोइल जो रोग होते हैं वो रोग नहीं होंगे। तो ये तो हो गई सूटेबल सोइल, इसकी क्लाइमेट देख लिया। अब इसकी आती है इम्प्रूव वेराइटीज। क्या आती है, इम्प्रूव वेराइटीज, मतलब उन्नत किस्में। गाय भैंसों में आती है नस्लें और जो फसलें हैं उनमें आती है किस्में, तो उन्नत किस्में। समझ में आ रहा है, मेरे को कमेंट करके बताओगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है। आप भी देख रहे हो, आपके साथ के क्लासमेट्स जो है, स्कूलें अभी ओपन नहीं हुई है अच्छी तरीके से, तो उनको भी सबको शेयर करोगे। आपके जो ग्रुप वगैरह बनाए हुए हैं, राजेश भाई को तो कहने की जरूरत नहीं है, राहुल को भी नहीं बताने की जरूरत, ये अपने आप कर देते हैं। जो भी भाई हैं सारे आपके लिए तो बना रहा हूँ मैं, तो इनको अच्छे से शेयर करोगे। मिटाने से पहले एक बार रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं खाद्यान्न फसलों के अंदर, जो को इंग्लिश में बार्ले बोलते हैं, इसका बोटेनिकल जो नेम है हार्डियम वल्गेर है। क्या नाम है, हार्डियम वल्गेर इसका नाम है,
मिटाते चलते हैं, ठीक है। इसका जो कुल या फैमिली है वो क्या है, ग्रेमनीपोएसी या घासकुल है, ग्रेमनीपोएसी या घासकुल है। बात करें आगे इसका ओरिजिन स्पेस की, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर इसमें चीन, तिब्बत और नेपाल कुछ भी दे सकते हैं। जो एक ऐसी फसल है जो लवणीय व क्षारीय दोनों मृदाओं में तथा सूखा सहनशील है। लवणीय, क्षारीय प्लस सूखा, जो ड्राई एरियाज है उनमें भी आप उगा सकते हैं जो को, ठीक है। नेक्स्ट, ये बोर्ड का आ जाएगा दिक्कत है। और जो के लिए जो सूटेबल सोई है ब्लू दोमट या दोमट मृदा रहती है, जो के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है 12% तक पाया जाता है, जो के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है 64 से 72 तक पाया जाता है, जो एक स्वपरागित फसल है, जो के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन, जो कि गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन प्रोटीन बोलते हैं, मक्का की प्रोटीन को जीन बोलते हैं, धान की को ओराजेनिन बोलते हैं। तो जो गेहूं की प्रोटीन है ग्लूटीन को, जो के अंदर अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, मतलब जो के जो दाने हैं, जो आटा है उसमें ये प्रोटीन अनुपस्थित होती है। इस वजह से क्या है, इसकी रोटी आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है, पच जाती है। तो इसकी सलाह किसको दी जाती है, जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको डॉक्टर के द्वारा बोला जाता है कि आप जौ की रोटी खाओ। एक मिनट, ये डस्टर थोड़ा ज्यादा ही खराब हुआ है। यहां तक का रिवाइज हो गया। अब देखते हैं, जौ के पुष्पक्रम को स्पाइक बोलते हैं, फल प्रकार को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। जौ के अलावा कैरियोप्सिस किस किस को बोलते हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, तीनों के जो पुष्पक्रम है उसको स्पाइक बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 होते हैं। जौ के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 होते हैं और स्पाइक बोलते हैं। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, इसके को स्पाइक। और जो फल प्रकार है कैरियोप्सिस। नेक्स्ट देखते हैं, इतना रिवाइज हो गया। दोबारा से क्लास में याद होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, तेज बोल रहा हूँ, कुछ अगर कोई दिक्कत है कमेंट्स करके बताना। बाकी सबको नंबर दिए हुए हैं मेरे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो 9460654892 डायरेक्टली मैसेज कर लेना। कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे, आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। बस शर्त क्या है मेरी, आप कॉन्फिडेंट होके देखो और विथ 12th आप अच्छे से अच्छे तो परसेंटेज बनाओ और सिलेक्शन लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस शेयर भी करे तो करना, मत करना, सब्सक्राइब भी चाहे करना मत करना, आपकी इच्छा पे, बस ये कर देना। आप अच्छे से अच्छे सिलेक्शन लेना और अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाना। बात कर रहे थे आगे, तो जौ के लिए जो जर्मिनेशन, जो टेम्परेचर है, बेस्ट अंकुरण के लिए तापमान है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्लस जो अच्छी वृद्धि के लिए है वो कितना होना चाहिए, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसकी जब फसल पक रही होती है, बालियां आ रही होती है, उस समय ह्यूमिडिटी, आर्द्रता नहीं बढ़नी चाहिए, वरना रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। ये बात हो गई। यूपी में होता है, राजस्थान की बात करें, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर अच्छा जो उत्पादन करते हैं। इतना कुछ करने के बाद अपने पास आ रही है इसकी सोइल वगैरह देख लिए, इंप्रूव वेराइटीज किसमें, इंप्रूव वेराइटीज। तो इसकी किस्मों में देख लेते हैं अपन। पहले जो मैंने लिखा रखी है इंपॉर्टेंट किस्में, जो नोट्स है मेरे, सेल्फ नोट्स है आईसीआर बीएचयू के लिए, बीएससी वालों के लिए, वो दिखा देता हूँ। फिर जो नहीं कवर हो रही है 12th की बुक में, कुछ डिफरेंट चीज़ें दे रखी है, वो मेंशन कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं उत्परिवर्तित किस्में, जो एक म्यूटेशन से तैयार है, वो कौन सी है, BM4। नोट आउट करोगे साथ के साथ, BM4। ये कौन सी बता रहा हूं मैं, उत्परिवर्तित जो वेराइटीज है, किसमें म्यूटेशन जो वेराइटीज है वो, ठीक है। किस BM4 IARI नई दिल्ली द्वारा निकाली गई है। किसके द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली, उसके द्वारा निकाली गई है BM4। नेक्स्ट जो इसकी देखेंगे इंप्रूव वेराइटीज के अंदर, वह है मोलिया। कौन सी है, मोलिया निमिटेड रोग रोधी किस्में कौन सी है, RD 387, जिसको राजकिरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार लगा लेना इसके, राजकिरण या फिर RD 387, ठीक है। ये कौन सी है, RD 387 राजकिरण, जो क्या है, निमेटोड रोधी या मोलिया रोग जो होता है, जो के अंदर जो का मोलिया या निमेटोड जो रोग है सूत्रकृमि, उसके रोधी है। ये रोग इसमें नहीं लगता है। किसमें नहीं लगता है, राजकिरण RD 387 जिसका नाम है उसमें। नेक्स्ट इसकी वैरायटी देखेंगे अपन, RD 2035, RD 2052, RD 2052, 2035, RD 2052, RD 2035, ये दोनों भी जो कि इंप्रूव वेराइटीज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चीज इसमें देखेंगे अपन, सामान्य में कौन कौन सी है, RS6 ज्योति अंबर आजाद, RS6 ये भी जो कि है, ज्योति अंबर
आजाद, ज्योति, अंबर, आजाद, ये भी जो कि इंप्रूव वैरायटीज के अंतर्गत आती है। और कौन सी रह गई? रत्ना और करण। एक है रत्ना, एक है करण 16, करण 17, करण 18, ये भी जो कि इंप्रूव वैरायटीज में है। इसकी वैरायटीज खूब सारी दे रखी है। और अगर बात करते हैं अपन तो माल्ट या अंबर बनाने के लिए ये आपको नहीं पूछेगा। 6 रो आजाद दे रखा है। छिलका रहित, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, छिलका रहित, जो कि छिलका रहित वैरायटीज ये अब 12th में भी आ चुका है। जो शुरुआत में पेपर में आते हैं ना 1-1 नंबर के छोटे क्वेश्चन, उनमें आ गया था। और जो जेट में भी आया हुआ है छिलका रहित, जिसको बोलते हैं हुस्कलेस। क्या बोलता है? हुस्कलेस। छिलका रहित जो है वो कौन सी है? जो कि जो वैरायटीज है उनके अंदर कौन कौन सी है? तो वो है करण 3, हिमानी, डोलमा, कैलाश। हिमानी, डोलमा, कैलाश, हिमानी, डोलमा, कैलाश, किरण 3, किरण 3, ये कौन सी वैरायटीज है? हुस्कलेस, छिलका रहित। नोट आउट करोगे स्टार लगा के, जो कि छिलका रहित वैरायटीज कौन कौन सी है? हिमानी, डोलमा, कैलाश और किरण 3rd। ये हो गई इसकी वैरायटीज के बारे में। अब और इसकी जो वैरायटीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। ये वैरायटीज हो गई लगभग 12th की बुक में भी यही है, जहाँ तक मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ चीज़ रहनी नहीं चाहिए, यही चीज़ें हैं। अब आती है इसकी सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या आता है? जो कि सीड रेट, इनको मैं मिटा देता हूँ एक बार, आप दोबारा से देखें साथ के साथ। जो कि हुस्कलेस वैरायटीज कौन कौन सी है? हुस्कलेस, छिलका रहित, हिमानी, डोलमा, कैलाश और किरण 3, जो ये 4 वैरायटी है, इनके ऊपर जो में छिलका नहीं पाया जाता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन से तैयार किसमें कौन सी है? BM4, जो कि IRI नई दिल्ली से तैयार है। बात करते हैं और इसकी अच्छी वैरायटीज में राजकिरण, जिसको RD 38 जो भी बोलते हैं, जो कि जो मौल्या रोग है जो गेहूं जो का उसके प्रतिरोधी है। RD 2052, RD 2035, रत्ना, करण, आजाद, अंबर, ज्योति। ये अंबर जो है ना, इसको भी बहुत बार पूछा गया है। अंबर वैरायटी है, तो अंबर किसकी है? जो की है अंबर वैरायटी किसकी है? सॉरी, जो की वैरायटी है अंबर। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा, मेन चीज़ें पूछने लायक थी वो हो गई। अब मैं जल्द करवा देता हूँ। अब आता है इसका बीज दर। तो सामान्य व सिंचित क्षेत्रों के लिए 100 किलो, सामान्य व सिंचित क्षेत्रों के लिए जो नॉर्मली बीज दर है 100 kg पर हेक्टेयर, 100 kg पर हेक्टेयर जो की बीज दर दे रखी है। तथा बुआई अनसिंचित लवणीय क्षेत्रों के लिए 125 kg। लवणीय व जो बुआई वाले जो है असिंचित क्षेत्र, उनमें 125 क्यों दिया है? कि वो लवणीय भी है, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं है, सारा कुछ है, ठीक है, बुआई भी अच्छे से नहीं की, तो 125 किलो पटकेंगे अपन बीज भूमि के अंदर, तो उसमें से कुछ बीज है जो नहीं उगेंगे, जर्मिनेशन ही नहीं होगा, इस वजह से ज़्यादा लेना पड़ रहा है अपने को। जबकि सिंचित क्षेत्रों के नॉर्मली बीज दर कितनी है? 100 kg पर हेक्टेयर है। ये तो हो गई इसकी बीज दर। बुआई से पूर्व बीज को प्रति किलोग्राम बीज दर से 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम मैनकोजेब से या कार्बेंडाजिम से इसको उपचारित करना चाहिए। अब आती है बुआई की विधि एवं समय। टाइम ऑफ सोइलिंग एंड मेथड, मतलब टाइम ऑफ सोइलिंग, बुआई की विधि और इसका समय क्या क्या रहेगा। बीज दर मैंने लिखवा दी, 100 kg नॉर्मली होती है, और लवणीय और एसिंचित क्षेत्रों के लिए 125 kg हो गई। अब आता है इसका समय और विधि, वो चीज़ देखते हैं, समय और विधि। तो बुआई का समय दे रखा है कि जो कि फसल बुआई असिंचित क्षेत्र में अक्टूबर से सामान्यतः सिंचित क्षेत्र में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। अब एक चीज़ बताऊं, इस टाइम मूंगफली वगैरह है, कुछ के उनको खोद दिए हैं, कुछ के नहीं खोदे। जैसे अभी हमारे खेत हैं उनमें मूंगफली लगी हुई है, हम 2-5 दिन बाद में उसको उखाड़ के वहाँ पे क्या जो खेत की तैयारी वगैरह करके गेहूं जो ये जो सर्दी की चीज़ें हैं ना, रबी वाली जो आ गई, वो चीज़ें लगवाएंगे। तो जो कि आप देख सकते हो बुआई का जो समय दे रखा है वो कब से दे रखा है? 15 अक्टूबर से, लगभग 15 अक्टूबर से, इसी मंथ में लगभग होएगी, तब ये रबी की फसल का टाइम है। ये जो वाला टाइम चल रहा है ये मंथ, क्योंकि अभी जब लगाएंगे तो सर्दियों में जाके वो अपने को वो मिलेगी तैयार, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें, पछेती बुआई के लिए 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कर देनी चाहिए। जो कि फसल में बुआई कतारों से कतार की दूरी 22.5, गेहूं में भी ये रखते हैं, कतार से कतार की दूरी 22.5 सेमी। एक चीज़ बताऊँ, लाइन टू लाइन, एक होती है प्लांट टू प्लांट, ठीक है।
आर इंटू पी जिसको बोलते हो यार, नॉर्मल मैं बता दूँ आपको, रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट, ठीक है। ये समझ में नहीं आए तो आर इंटू पी कितनी होती है 22.5 इंटू, और 5 से 6 सेमी गहराई पे 10 से 11.5, तो ये कितनी होती है 10 से लगभग 11 सेमी कर लो आप, 11.5 सेमी तक, मतलब रो टू रो तो होती है इसमें 22.5 और प्लांट टू प्लांट होती है 10 से 11.5 सेमी के बीच में, 5 से 6 सेमी उसको गहराई में लगाते हैं, मृदा के अंदर 5 से 6 सेमी गहराई में लगाते हैं। तो ये हो गया अपना जो सीड का भी हो गया, इसमें सोवलिंग मेथड भी हो गया और सोवलिंग टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट इसकी चीज़ देखें, इरिगेशन, खाद और उर्वरक का बात करें तो जो कि अधिक उपज लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन अपन सड़ी हुई जो गोबर की खाद है वो इसमें डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इरिगेशन सिंचाई की, जो कि फसल सामान्यतः हल्की दोमट 4-5 सिंचाइयों में तैयार हो जाती है ये, और इसमें कुछ खास नहीं है, बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहले सिंचाई, ये पूछ लेते हैं इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है, बुआई के 25 से 30 दिन बाद इसको सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। ये बात हो गई अपने इस सिंचाई की। अब इसमें पादप संरक्षण जो दे रखा है, प्लांट प्रोटेक्शन, जो कि फसल को पादप संरक्षण गेहूं की फसल की तरह ही करना चाहिए। तो जो मैंने गेहूं में जो पढ़ा रखा है रबी की फसलों में, मैंने बोला सेम चीज़ें ये सारी, कटाई एवं मंडाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, जो कि फसल की कटाई मार्च अप्रैल में जब फसल के पौधे एवं बालें सूख कर पीली पड़ जाए या भूरी पड़ जाए तब कर लेते हैं, मार्च अप्रैल में। अक्टूबर में लगा रहे हैं, लगभग मिड अक्टूबर में लगा रहे हैं, मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई कर लेंगे, जब सूख जाएगी बालियाँ, सूखी पड़ जाएगी, भूरी पड़ जाएगी, उस टाइम अपन इसका वो कर लेंगे, अच्छी प्रकार से सुखा के थ्रेसर से दाने अलग कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी मेन जो लास्ट चीज बची है, यील्ड, उपज। उपज कितनी प्राप्त होगी, प्रोडक्शन अपने को कितना प्राप्त होगा जो से, तो उन्नत विधि से खेती करने पर 1 हेक्टेयर से 35 से 40 क्विंटल, 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है, अच्छी तरीके से खेती करने पर। बाकी 50 से 55 क्विंटल भूसा, ये तो है दाना, और ये 50 से 55 क्विंटल क्या है, भूसा या जो चारा आप बोलते हो वो जौ का चारा। नेक्स्ट 80 इंची क्षेत्रों में 15 से 20 क्विंटल और 25 से 30 क्विंटल भूसा प्रति हेक्टेयर। अब आते हैं जौ के रोग, तो जौ के रोगों का मैं से बता दूं, मैं फसलें यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो ये रोग है ना वो आपके बायोलॉजी में दे रखे हैं, जहाँ तक कृषि जीव विज्ञान उसमें पादप रोग दे रखे हैं, या कृषि जो है आपके जीव विज्ञान उसमें अलग से चैप्टर, तो वहाँ पे अपन सारे जो पार्ट हैं आपके जितनी भी फसलें यहाँ पे पढ़ेंगे उनके जो डिजीज़ हैं, जो डिजीज़ जो मैनेजमेंट है उनका, प्लांट जो पैथोलॉजी है आपकी, पादप रोग विज्ञान उसका जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, डिजीज कंट्रोल, वो सारा बायोलॉजी में करेंगे, तो इससे अपना वो हो जाएगा। अभी इसी क्लास में करवाने को करवा दूंगा, पर क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो ये क्लास अपनी कंप्लीट होती है। अब स्टार्ट करेंगे दलहनी फसलें। दलहनी फसलें, खाद्यान्न फसलें अपनी हो गई है, दलहनी फसलें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे दलहनी फसलों से पहले आपको मिलेगी ऊँट की नस्लें, समझ रहे हो, आपका जो 13वां पार्ट है, 12वां हमने कर लिया है, यूनिट सी का 13वां जो पार्ट है उसमें जो दे रखा है आपके ऊँट की नस्लें, वो करते ही फिर अपन पढ़ेंगे जो एनिमल डिजीज़ है, वो सारा कुछ कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन सा किससे, इससे भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बोर्ड में भी और 12 वो जेट ICR में भी, तो उसको अच्छे से करके यूनिट सी कंप्लीट करते हैं। जैसे ही फर्स्ट होएगी, फिर हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा मैटर नहीं है, मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा। बाकी सपोर्ट बनाए रखें, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ 12th की सारी क्लासों का, प्लस मेरे FB पेज का, इंस्टाग्राम जो है उसका, सारा कुछ मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप सपोर्ट करें। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को डायरेक्टली मैसेज करें, ठीक है। सभी भाइयों को धन्यवाद, और क्लास को एंड तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो कर देना, कमेंट करके बताओगे। थैंक यू।